हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलिए चैप्टर 39 प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है प्रतिरक्षा तंत्र में हमने कुछ कल जो बात की थी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली थी कि भाई हमारी इन्नेट जो इम्यूनिटी है वो किस प्रकार के अवरोध बनाकर हमें जन्मजात इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये बात कल तक हमने पढ़ ली थी और कल हमने स्टार्टिंग भी की थी अपनी सेकंड टाइप की इम्यूनिटी की, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल के चल रहे थे, यानी कि उपार्जित इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड से जैसा सीधा सही पता चल रहा है कि भाई बाहर से अर्जित की हुई इम्यूनिटी। ठीक है भाई। हाँ, तो आज जो हम मोस्टली बात करेंगे वो इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए प्रकार, ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। सेकंड है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप बात को? ध्यान दीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझ के चलना है ना? ध्यान दीजिए। अच्छा, उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोल के चलते हैं। एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोल के चलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इनमें क्या है, हमें डिफरेंट करके इनको समझना है, अंतर करके, है ना भाई। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर बताइए। ठीक है भाई, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाएंगे कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इसके उदाहरण दीजिए, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो आइए समझते हैं कि क्या है एक्टिव इम्यूनिटी और क्या है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा की। ठीक है भाई, तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, मैं मोस्ट पॉइंट लिखूंगा। देखिए, ये ऐसी एक प्रतिरक्षा है, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिरक्षी स्वयं शरीर के अंदर निर्मित हों। बस ये पॉइंट आपको समझना है ना, कि भाई सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है। सक्रिय प्रतिरक्षा की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है कि भाई ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी स्वयं उस शरीर के अंदर ही बने, तो हम ऐसी प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। अंतर समझो। देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा में तो जो एंटीबॉडी होते हैं ना, वो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी थी वो तो थी जनरल, लेकिन यह है स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रतिरक्षा। यहां पर कोई विशेष बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ ही कोई एंटीबॉडी एक समय में मानव शरीर में निर्मित होते हैं। जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा, सारी चीज़ पूरा कंसेप्ट आपको मिलेगा
अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एक डिजीज होती है जिसको हम पोलियो बोलते हैं, सभी जानते हैं पोलियो, है ना। पोलियो जो डिजीज है ना, यह एक वायरस से होती है जिसको पोलियो वायरस बोलते हैं। बात को ज़रा ध्यान से आप समझना। पोलियो जो डिजीज है, पोलियो बीमारी, ये किससे होती है? एक वायरस से होती है, पोलियो वायरस से, है ना। अब आपने खूब सुना है कि 2 बूंद जिंदगी की, है ना, और उसको हम 5 साल तक पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं ना, और कभी भी हमें पोलियो नहीं होता, यही होता है ना। तो ये आखिर क्या चीज़ है? ध्यान से समझो मेरी बात को। हम क्या करते हैं, हम लैब में कृत्रिम तरीके से क्या करते हैं कि जो ये पोलियो वायरस होता है, अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, यदि आप हमारे शरीर में कोई वायरस प्रवेश करे, किसी वायरस ने प्रवेश किया, तो आप मुझे बताइए क्या हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाती? क्या उसको पहचान कर एंटीबॉडी बनाती है, नहीं बनाती? बनाती है ना, है ना। तो इसी प्रकार क्या होगा, लेकिन पोलियो वायरस, कोई एक्टिव पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करे तो वो हमें 100% पोलियो से ग्रसित कर देगा। तो वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया, क्या? ध्यान से अब समझो। उन्होंने क्या किया, इस पोलियो वायरस को, जो कि हमारे अंदर पोलियो रोग फैलाता था, उसको निष्क्रिय कर दिया। क्या कर दिया? इसको निष्क्रिय, इनएक्टिव कर दिया। अब इनएक्टिव इसको कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अगला एक टॉपिक आएगा उसमें आपको बताऊंगा, है ना। इतना समझो आप कि जो ये पोलियो वायरस था, जो हमें पोलियो रोग फैलाता था, उसको हमने किसी भी तरीके से क्या कर दिया? निष्क्रिय। अब कौन से तरीके से किया जाता है वो अभी अगला एक टॉपिक आएगा टीके वाला, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना मान के चलिए आप कि इस पोलियो वायरस को हमने निष्क्रिय कर दिया, मारा नहीं, है ना, मरा नहीं है ये, इसको निष्क्रिय कर दिया है। निष्क्रिय करने का क्या मतलब है कि इसकी एंटीजन गुण को तो हमने बरकरार रखा, मतलब इसके जो एंटीजन थे वो तो थे सही, जिससे हमारी बॉडी इसको पहचान ले, लेकिन उस सिस्टम को, इसके सिस्टम को खत्म कर दिया जिससे यह हमारे अंदर रोग फैलाता था, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो एक प्रकार से हमने इसको इनएक्टिव कर दिया पोलियो वायरस को। अब यह एक ऐसा पोलियो वायरस है जो हमने कृत्रिम तरीके से निष्क्रिय कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसी निष्क्रिय पोलियो वायरस को अपनी ड्रॉप में डालते हैं, एक दवाई बनाते हैं जो हम पीते हैं ना, ड्रॉप, उसमें, उस ड्रॉप में इस निष्क्रिय पोलियो वायरस को हमने डाला और हमने इन 2 बूंदों को ग्रहण किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये पोलियो ड्रॉप्स है जिसमें कौन है? पोलियो वायरस। अब आप सोचेंगे सर पोलियो वायरस तो हम खुद प्रवेश करा रहे हैं, सर पोलियो वायरस तो पोलियो फैला देगा, लेकिन आपको याद है ना कि हमने इस पोलियो वायरस को कैसा बना दिया है? इनएक्टिव बना दिया है। कैसा? इनएक्टिव। यही बात समझने वाली है कि हमने इसको निष्क्रिय कर दिया है। जो हम कृत्रिम तरीके से पोलियो मानव शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं वह एक इनएक्टिव वायरस होता है, ठीक है। अब इनएक्टिव वायरस जैसे ही मानव शरीर में प्रवेश करेगा तो आप मुझे बताइए कि मानव का प्रतिरक्षा तंत्र उसकी पहचान करेगा कि भाई ये तो एक खतरनाक वायरस है, ये तो हमारे अंदर रोग फैलाता है ना। अब उसमें होगा क्या कि जो ये पोलियो वायरस है ये रोग तो फैला नहीं सकता क्योंकि ये इनएक्टिव वायरस है, बल्कि इसने एक लाभ क्या करवा दिया कि अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनवा दी हमारे शरीर के अंदर, है ना। और मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की एक विशेषता होती है कि यह जब तक एंटीबॉडी नहीं बनाता
जब तक उस रोग कारक को नहीं देख ले। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कभी भी पोलियो वायरस प्रवेश नहीं करे तो आजीवन उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगी पोलियो वायरस की। समझ रहे ना आप मेरी बात को, है ना। तो पोलियो वायरस ने एंट्री तो की उस मानव शरीर में, लेकिन ये निष्क्रिय था। बदले में क्या हुआ कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने इसके खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना। अब दूसरी बार हमने ड्रॉप ली, दोबारा एंटीबॉडी बनी। तो इस प्रकार जब हम 5 साल तक लगातार दवाई पीते रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाते हैं इसके खिलाफ कि अब प्रवेश नहीं कर रहे, क्या करता है, बिल्कुल, है ना। हो सकता है अब भी कर रहा हो, लेकिन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे एंटीबॉडी इसके खिलाफ बने हुए हैं, जैसे ही ये प्रवेश करेगा उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो आप मुझे बताओ, क्या यह एक प्रकार की इम्यूनिटी नहीं है, प्रतिरक्षा नहीं है? क्या आप इसको बाहर वातावरण से प्राप्त नहीं कर रहे? भाई ऐसा सिस्टम जन्म से थोड़ी मिला है हमको, जन्म से तो नहीं मिला। तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा में। अब एक बात मुझे बताओ, क्या इस पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी कहां पर तैयार हो रहे हैं, स्वयं हमारे शरीर में। तो ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें किसी भी रोग कारक के खिलाफ मानव शरीर में ही प्रतिरक्षी बने, तो उस प्रतिरक्षा को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोल के चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, एक्टिव इम्यूनिटी की? ठीक है, समझ गए इस लाइन का मतलब? ये सिस्टम आपको समझना है कि भाई एक्टिव इम्यूनिटी क्या है ना। ये कंसेप्ट आपको तैयार करना है। तो कोई दिक्कत इस एक्टिव इम्यूनिटी वाले टॉपिक में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, चलिए, समझ में आ गया ना सिस्टम? बहुत ही सिंपल है, अपने दिमाग में देखो, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट अंतर करके बता देता हूं, है ना। चलो मैं ऐसा करता हूं, दोनों ही प्रतिरक्षा को एक साथ लेता हूं मैं अभी, ध्यान से समझना। एक साथ दोनों ना बहुत अच्छी ये समझ में आएंगी, सक्रिय और निष्क्रिय। इसमें पहला पॉइंट हुआ कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो कहां बनते हैं, प्रतिरक्षी स्वयं शरीर के अंदर बनते हैं, है ना भाई। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। सक्रिय प्रतिरक्षा यदि आपसे पूछी जाए तो आप इतना ही बोलेंगे, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें किसी भी रोग कारक के खिलाफ एंटीबॉडी स्वयं शरीर में निर्मित हो, तो ऐसी प्रतिरक्षा को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोल के चलते हैं। क्लियर? अब दूसरी तरफ हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो ये क्या होता है भाई, निष्क्रिय प्रतिरक्षा? इसमें बाहर से निर्मित प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। बस अब ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई पैसिव इम्यूनिटी की, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। कैसे भाई? तो देखिए, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें किसी भी रोग कारक के खिलाफ एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार हो और उनको डायरेक्ट मानव शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाए, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात आपको डायरेक्ट आपको बता देता हूं। देखिए, हम जो इंजेक्शन लगवाते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड आप जानते हैं, सामान्य भाषा में हमारी तरफ तो मोती झला इसको बोला जाता है, कहीं कहीं निकास ही निकलना ऐसे भी बोलते हैं, है ना, जिस पे थोड़े दाने हो जाते हैं। नहीं, वो पॉक्स है जिस पे वो दाने हो जाते हैं, मतलब जीभ पर दाने, गर्दन पर दाने, है ना। और उसमें रोटी नहीं खाते हैं 6-7 दिन, अन्न नहीं लेते हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? केवल फल फ्रूट से ही काम चलाना पड़ता है। वो डिजीज टाइफाइड होती है ना। सभी लगभग ग्रसित रहे होंगे इस डिजीज से, क्योंकि लगभग होती रहती है ना। चलिए सुनिए,
अब मान लीजिए मेरे टाइफाइड हो गया, है ना भाई। अच्छा, तो मैं बीमार हूं, तो टाइफाइड किसने किया? साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु था, उसने मेरे अंदर टाइफाइड किया। ठीक है भाई। अच्छा, तो साल्मोनेला जो टाइफी है, अब हम क्या करते हैं कि हम कृत्रिम तरीके से चूहा है, घोड़ा है ना, इनमें हम एक एंटीबॉडी बना के रखते हैं। अच्छा, एंटीबॉडी कब बनते हैं? एंटीबॉडी जब बनते हैं ना, जब कोई जीवाणु आपके अंदर प्रवेश कर जाए तब एंटीबॉडी बने, है ना। ऐसा ही तो होता है। तो हम पता है क्या करते हैं, इसी प्रकार टाइफी जीवाणु को घोड़े के शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं और उसके अंदर एंटीबॉडी बनते हैं, है ना। याद रखना, एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सीरम में। किस में प्रेजेंट होते हैं? सीरम। क्या है सीरम? रक्त का थक्का जमने के बाद, रक्त का थक्का जमने के बाद जो द्रव पदार्थ हमें प्राप्त होता है, हम उसे सीरम कहते हैं, और सीरम में केवल एंटीबॉडी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, घोड़े के सीरम को प्राप्त करते हैं और वही हमारे लिए क्या बनता है? बाइल, यानी कि इंजेक्शन बनता है। एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, मुझे टाइफाइड हुआ, मैं हॉस्पिटल गया, है ना। हॉस्पिटल में क्या करेंगे? एक इंजेक्शन लगाएंगे और मैं तुरंत सही हो जाऊंगा। लगभग 2-3 दिन बाद सही हो जाता हूं। क्यों भाई? क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु मेरी बॉडी के अंदर था ना, उसके खिलाफ ऑलरेडी बने हुए एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर प्रवेश कराए गए थे, वाई इंजेक्शन। जो इंजेक्शन लगाया गया था ना, उस इंजेक्शन में प्री फॉर्म्ड कौन था? एंटीबॉडी। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराए जाएं किसी भी रोग कारक के खिलाफ, तो हम ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच का जो डिफरेंट है, जो अंतर है, वो समझ में आया कि नहीं आया? है ना। सिस्टम नहीं पता चला कि क्या है एक्टिव इम्यूनिटी और क्या है पैसिव इम्यूनिटी? बहुत सिंपल है ना, है ना। एक्टिव में क्या है? सिंपल याद रखो कि ये ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें किसी भी रोग कारक के खिलाफ एंटीबॉडी हमारे शरीर के ही अंदर बने, लेकिन निष्क्रिय वो है जब हम बाहर से तैयार एंटीबॉडी को अपने अंदर प्रवेश कराएं। तो जब भी हम कोई बीमार होते हैं तो हमारे अंदर कोई भी टैबलेट, कोई भी जैसे इंजेक्शन हमारे अंदर लगाया जाता है, तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे भाई? निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत आएंगे। अब तो आपको समझ में आ गया कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। अब एक बात बताओ, दोनों ही जो इम्यूनिटी है वो हम बाहर से ही प्राप्त कर रहे हैं, वातावरण से, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत है। क्लियर? तो ये है, तो ये दोनों डेफिनेशन। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, इसका प्रभाव कैसा है? धीमा प्रभाव। अब आप खुद समझदार हैं कि धीमा प्रभाव होगा कि नहीं होगा इस प्रतिरक्षा का। भाई 5 साल तक हम दवाई ले रहे हैं तो बहुत स्लो गति से अपना प्रभाव कर दिखाती है ना। और निष्क्रिय में क्या है? तीव्र प्रभाव, बहुत तेज गति से अपना प्रभाव दिखाती है, तीव्र प्रभाव, है ना। लंबे समय तक प्रभावी, कम समय तक प्रभावी। बात बताइए मुझे। देखिए, आप 5 साल तो दवाई लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या एक्टिव इम्यूनिटी आजीवन नहीं चलती? क्या आजीवन चलती है ना। तो एक बात मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो लंबे समय तक प्रभावी रहती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी तो आप जानते ही भाई, महीना, 2 महीना, 4 महीने दोबारा भी डिजीज हो जाती है यदि आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या पैसिव इम्यूनिटी का प्रभाव कम समय तक के लिए नहीं है? क्या बिल्कुल कम समय तक के लिए। तो आप क्या बोलेंगे कि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है
वो कम समय तक प्रभावी होती है। लेकिन एक्शन कैसा है इसका? बहुत फास्ट। इसका एक्शन कैसा है? स्लो। समझ में आ रहे हैं ना आपको अंतर, है ना? नेक्स्ट, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसके साइड इफेक्ट हैं, है ना? ये दुष्प्रभाव नहीं शो करती, कौन? एक्टिव। और जबकि उसके हमें क्या देखने को मिलते हैं? साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं पैसिव इम्यूनिटी के, है ना? और ज़्यादा भी डिजीज हो जाती हैं इस वजह से, है ना? और आप तो जानते हैं भाई, जो भी इंजेक्शन टैबलेट्स हम लेते हैं उनके कई बार साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। किसका? सक्रिय प्रतिरक्षा का। तो ये मोस्टली आपको 4 अंतर याद करने हैं, है ना? कि इसमें प्रतिरक्षी स्वयं शरीर के अंदर बनते हैं, इसमें बाहर से तैयार प्रतिरक्षी को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, इसका प्रभाव धीमा होता है, इसका प्रभाव तीव्र होता है, ये लंबे समय तक प्रभावी, ये कम समय तक प्रभावी, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसके साइड इफेक्ट हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना? इसके एग्जाम्पल की मैं लास्ट बात कर लेता हूं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, पोलियो, पोलियो बीमारी, ठीक है भाई? ये तो आपको एक्टिव इम्यूनिटी में याद रखना है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में, अच्छा मैं जगह देख लेता हूं, उस हिसाब से आपके सामने लिखूंगा यहां पर। हाँ, बहुत जगह है, ध्यान देना। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के जो एग्जाम्पल है ना, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। एग्जाम्पल, प्राकृतिक और कृत्रिम, ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके। एक तो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा और एक कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रकार से आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं प्राकृतिक बताऊं, मां के द्वारा शिशु को IgA मिलना, है ना? और कृत्रिम में मैं आपको बता दूं, जैसे एंटीबीनोम, एंटीबायोटिक जैसे जो भी है ना भाई? तो ध्यान से आप मेरी बात को समझो कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इनको भी हमने अगेन 2 भागों में डिवाइड किया था, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, है ना? तो सक्रिय प्रतिरक्षा का जो हमें मोस्ट एग्जाम्पल देखना है, वो कृत्रिम का ही देखना है, जिसमें कौन सी बीमारी आएगी? पोलियो बीमारी। समझ रहे हैं? देखो, बीमारी यहां पर नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप लिखेंगे OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो जो वैक्सीन है, मतलब जो ड्रॉप है, वो किसके अंतर्गत आती है? सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा के अंतर्गत। और सक्रिय प्राकृतिक में वही आता है जो मैं आपको बता रहा था ना, कि कोई भी जीवाणु अंदर प्रवेश करा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई हमारे शरीर ने खुद ने, तो वो प्राकृतिक में आएगा, है ना? कई बार हम सही भी होते रहते हैं, तो वो प्राकृतिक में। लेकिन ये प्राकृतिक एक जनरल है, इसलिए हम एक्टिव इम्यूनिटी में प्राकृतिक का जिक्र नहीं करते, केवल कृत्रिम का जिक्र करते हैं, आर्टिफिशियल का। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हम दोनों ही एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्पल अलग अलग हैं। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझो। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण तो मैं आपको बता दूं, देखिए, मां, जब कोई शिशु दुग्ध पीता है, मां का दूध पीता है, तो उसको क्या मिलती है? IgA मिलती है। क्या मिलती है? IgA मिलती है, नहीं मिलती?
अरे माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी होती है नहीं होती? तो एक बात मुझे बताओ कि माँ है तो ये शिशु के लिए तो बाह्य वातावरण हो गया भाई, है ना, और इस शिशु के अंदर दूध के माध्यम से कौन सी एंटीबॉडी मिल रही है? IgA। भाई है तो एंटीबॉडी ही, है ना, नहीं है क्या एंटीबॉडी? तो बताइए इस शिशु को बाहर से तैयार एंटीबॉडी नहीं मिल रहे हैं क्या? IgA। तो ये लेकिन किस प्रकार मिल रही है? एक नेचुरल माध्यम से। तो हम इस एग्जाम्पल को नेचुरल एग्जाम्पल में रखेंगे, जबकि कृत्रिम में हमारे जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं, जो भी इंजेक्शंस या टीका जो हमारे लगते हैं, वो सभी किस में आते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। एंटीवीनोम क्या है? एंटीवीनोम होता है स्नेक बाइटिंग के लिए इंजेक्शन जो आता है, मतलब जहर को उतारने के लिए। स्नेक बाइटिंग हो जाती है ना, जब कोई किसी को सर्प दंश कर देता है, सांप खा जाता है, तो उसको सही करने के लिए हम कौन सी दवाई देते हैं? एंटीवीनोम। तो भाई एंटीवीनोम क्या है? उसमें विष को नष्ट करने के एंटीबॉडी होते हैं जो हम पहले से तैयार करके रखते हैं, है ना। तो वो भी एक प्रकार से क्या है? पैसिव इम्यूनिटी, और वो भी आर्टिफिशियल। तो ये थी भाई आपके सामने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अब मुझे आप बताओ क्या दोनों में, दोनों की जो बातें वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक्टिव इम्यूनिटी की और पैसिव इम्यूनिटी की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना आपको कि आखिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो दो टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव, वो क्या हैं, है ना भाई। बहुत ही सिंपल है। तो आप, अब मैंने इसको थोड़ा जल्दी में लिख दिया है, लेकिन आप समझदार हैं, आपने पढ़ा है इसको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अंतर करें, मतलब अंतर आ जाए तो उसको डायरेक्ट ही आप कर सकें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और जो शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप देख लेना, आवाज़ सुन के कर लेना, ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये जो हमारा टॉपिक था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई, है ना। आज हमें पता चला कि आखिर इस प्रकार की इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी के अंदर है ना। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, जो कि हमारा पूरे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हमने बात कर ली है ना भाई। तो अब जो हम आगे बात करेंगे वो एक टॉपिक और है इसमें, वो है वैक्सीनेशन, जिसको हम टीकाकरण बोलते हैं, है ना। टीके का आपने नाम सुना होगा, वैक्सीन लगना, टीका लगना। तो आखिर ये क्या चीज़ है टीका, और किस प्रकार के टीके आजकल हम काम में ले रहे हैं, इस सारी बातों का जो अध्ययन करेंगे वो हम कल की वीडियो में करेंगे, और कल हमारा जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देखो, जल्दी कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो हम अब ऐसे जो टॉपिक है ना, उनको तो हम वैसे भी जल्दी नहीं कराएंगे, क्योंकि ये हमारे लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक हैं, है ना। इनके बारे में तो हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है भाई। तो इसलिए बिल्कुल स्लो मोशन में हमने इस चैप्टर को पूरे कराया है। छोटा सा टॉपिक है, कल वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें आपको पता भी लगेगा कि वर्तमान समय में हम किस प्रकार के टीके प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो बाकी बातें करेंगे कल। आज आप एक्टिव और निष्क्रिय को समझना, बहुत ध्यान से समझना। यदि किसी भी बच्चे को दिक्कत आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखना, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें आप, ठीक है। वहाँ मुझे बता दिया करें सर समझ में नहीं आया है, तो मैं कल की वीडियो में रिवाइज करें तो जो भी है या वहीं समझा दूँ, है ना भाई, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं